अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे। फिफ्थ चैप्टर के हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मोस्टली सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी के अंदर से आए होते हैं, और थ्योरी की जो मेन टॉपिक्स होते हैं, लाइक जिस तरह हमने पाँचवें चैप्टर के अंदर बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है हमने। ये मेन इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, और उन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। या तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल यानी कि सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि आंसर एग्जैक्टली वही होता है। जबकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सही है ना। अगर उन्होंने कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना हो तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैं जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं एक्सरसाइज के, उनके सब के आंसर यहाँ पे देता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। सेम टू सेम चीज़ें जो है ना, वो दोबारा जब करेंगे तो आप लोग भी इस चीज़ को बार बार सुन सुन के बोर हो जाएंगे, सही है। और एक तो टाइम भी ज़ाया होगा, क्योंकि एक चीज़ ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है, दोबारा उसके ऊपर लेक्चर बनाना या टाइम ज़ाया करना मेरे ख्याल से ये जो है ना एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरह टाइम ज़ाया होगा मेरा भी और आप लोगों का भी, और इस तरह आप लोग बोर हो जाएंगे, सही है। तो इस तरह जस्ट मैं यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करता हूँ जो बुक के अंदर नहीं होते, या जो बुक के अंदर होते हैं लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं होते, या आपको कंप्लीट डाटा नहीं मिल रहा होता, तो उसके ऊपर जो है ना मैं आंसर लिखता हूँ, उसका आंसर लिखता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो, और आप लोगों के लिए जो है ना मुश्किल जो है ना वो ना पेश आए। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 6 क्वेश्चन है, जिनमें से पहले 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ऑलरेडी दिए गए हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लेक्चर शो किए हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला लेक्चर देखें, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला लेक्चर देखें। तो ये जितने भी लेक्चर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। आप लोग जस्ट सिंपली जाके डिस्क्रिप्शन ओपन करें, डिस्क्रिप्शन के नीचे जितने भी लेक्चर हैं, ये 98, 102, 107, 108, ये जितने भी लेक्चर हैं ये वहाँ पे दिए गए हैं। आप सिंपली जाके वहाँ पे जस्ट क्लिक करें और आपके पास वो लेक्चर सामने आ जाएगा। और इस तरह जो है ना आप अपने वहाँ पे नोट्स बना लें। जब आप लोग अपने नोट्स बनाना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, तो इस तरह आप लोगों की रिवीजन भी होती चली जाती है, और आप लोगों की प्रेपरेशन भी जो है ना वो होती चली जाती है। इस तरह आप लोगों के लिए आप लोग जो है ना एग्ज़ाम के लिए एक 100% अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एग्जांपल। सिंपल ही है, एक यानी कि बॉयल लॉ क्या है और इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया गया है या कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये आप लोग जाके लेक्चर 98 देखेंगे मेरा, तो वहाँ पे जो है ना ये पूरा बॉयल लॉ एक्सप्लेन किया गया है विद वेरिफिकेशन के साथ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज। सेकंड क्वेश्चन यही है कि चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन का मतलब ये है कि एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। तो लेक्चर 102 देखें आप मेरा, तो उसके अंदर जो है ना ये चार्ल्स लॉ कम्प्लीटली जो है ना वो मैंने समझाया हुआ है डिटेल से, और उसके ऊपर क्या है कि उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज इफेक्टेड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है वेपर प्रेशर का, उसके अंदर हमने 3 डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी वेपर प्रेशर की, और उसके ऊपर कितने फैक्टर जो है ना इफेक्ट कर रहे थे वो हमने देखे थे, 3 फैक्टर थे। लेकिन आप लोगों ने जस्ट इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला फैक्टर ऐड करना है। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो जस्ट क्या करेंगे, ये लेक्चर 107 देखेंगे, उसके अंदर वेपर प्रेशर करेंगे, वेपर प्रेशर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जस्ट वहाँ पे एक फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड के नाम से। वो नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक ही बात है, सही है। और उस नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है उस फैक्टर के अंदर। तो पहला फैक्टर है वहाँ पे, सही है, वो पहला फैक्टर आप लोग कर लेंगे नेचर ऑफ लिक्विड वाला। तो ये लेक्चर कौन सा है, 107 है। जो बाकी 2 रिमेनिंग फैक्टर होंगे वो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए नहीं करेंगे। आगे फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या है और कितने फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। ये आप लोग लेक्चर देखें 108 सी, लेक्चर 108, ये 108वां लेक्चर आप जब देखेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है, और डिफरेंट फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो भी वहाँ पे है।
उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स अलॉन्ग विद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। अब ये क्वेश्चन सिंपल ही है, यानी कि ऑलरेडी जस्ट डिफ्यूजन के ऊपर जो है ना इसका पूरे डिफ्यूजन वाला जो टॉपिक है डिफ्यूजन इन लिक्विड, वो इसका पूरा यानी कि टॉपिक इसी क्वेश्चन के अंदर आपने लिख देना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उन्होंने क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा घुमा फिरा किया ताकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सोचने लग जाएं। तो आप लोग यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि जो डिफ्यूजन का फिनोमेना है, लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन है उसका जो फिनोमेना है उसको फैक्टर के साथ एक्सप्लेन करें कि किस तरह फैक्टर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज करते हैं। तो सी लेक्चर 110, आप सिंपली जाके जो लेक्चर है 110 लेक्चर है, आप सिंपली वहाँ उसको जाके देखें। उसके अंदर सबसे पहले डिफ्यूजन इन लिक्विड है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और साथ ही 3-4 फैक्टर हैं वो इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। आगे 6 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन चूंकि इन्होंने बोला है डिफरेंशिएट, वहाँ पे जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और लेक्चर के अंदर भी मैंने प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 5-5 प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग अलग करके आप लोगों के सामने रखी हैं। चूँकि इन्होंने बोला है डिफरेंशिएट करें, जब भी वर्ड डिफरेंशिएट का आता है तो आप प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, सही है ना, सारी उस यानी कि दो जो डिफरेंट टर्म्स आपको दी गई होती हैं या जिनकी आपने डेफिनेशन लिखनी होती है उसकी क्या करनी होती है, प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ मेंशन करते हैं, यानी कि डिफरेंसेस शो करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है, सॉरी। तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले एमॉर्फस सॉलिड आप क्या कर रहे हैं, पेपर के अंदर बेशक आप यानी कि ये पेपर है तो बीच में लाइन लगा के इधर एमॉर्फस सॉलिड और इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख के भी इसको यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने वाकई डिफरेंशिएट किया है। तो कोशिश करें कि बीच में से लाइन लगा के इधर एमॉर्फस सॉलिड इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख के उनकी प्रॉपर्टीज सामने एक दूसरे के सामने लिख के यानी कि मैच करवा के आप जो है ना इसको एक्सप्लेन करें। अगर यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने जो है ना इसको एक यानी कि आप कह सकते हैं कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। दे डजंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये MP स्टैंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते, बल्कि इनकी मेल्टिंग टेम्परेचर की रेंज होती है। ये ऑलरेडी मैंने इतनी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दे हैव, तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क। इनके अंदर जस्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता इनके अंदर। इसके अलावा इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड नहीं हो सकता, जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है इनके अंदर, सही है। चौथी प्रॉपर्टी है दे हैव इरेगुलर शेप। दे हैव इरेगुलर शेप, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर शेप नहीं होती। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास, ये 5 प्रॉपर्टीज़ जिसमें पहली डेफिनेशन है, बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और 5वें में एग्जांपल दी गई है। आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो एटम होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, सही है, एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ऐसे नहीं होता कि 2 एटम इधर हैं, 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, इस तरह नहीं होता। वहाँ पे मैंने बड़ी बेस्ट एग्जांपल दी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी मैंने, छल्ली की एग्जांपल दी थी कि अगर आप छल्ली देखें या पॉपकॉर्न जिसे बोलते हैं वो आप देखें तो उसके ऊपर समटाइम कुछ छलियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बिल्कुल यानी कि दानों की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, कुछ छलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें दानों की लाइन आगे पीछे डिस्टॉर्टेड होती है। तो वो जो छली जिसके ऊपर दानों की लाइन डिस्टॉर्ट होती है ना, वो आप कह सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड। सो ये जस्ट बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ एज अ डेली लाइफ से। और इसके अलावा जिसमें ऑर्डर अरेंजमेंट होती है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं। सेकेंड है दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि फिक्स टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। अगर एक सॉलिड 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्ट हो रहा है तो वो 250 के ऊपर ही होगा, वो 250 से 260 के बीच में नहीं होगा, या 240 250 के बीच में नहीं होगा, वो 250 के ऊपर ही होगा। इसका मतलब है कि वो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे तीसरी प्रॉपर्टी है दे मे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक और मेटेलिक बॉन्ड तो कंफर्म जो है ना जिसके अंदर भी होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं और एमॉर्फस सॉलिड भी हो सकते हैं। एमॉर्फस तो होती ही कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही है, यानी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग है। आगे चौथी प्रॉपर्टी है दे हैव डेफिनेट शेप। जब इनके अंदर एक ऑर्डरली एटम्स की अरेंजमेंट होती है ना, यानी कि एटम्स एक तरतीब से जुड़े होते हैं, तो इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है इनकी, सही है। जिस तरह प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक अब क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसकी रेगुलर शेप नहीं है। आप इसे क्या करते हैं, आप हीट करते हैं,
हीट करके इसे अपनी मर्ज़ी की फॉर्म में जो है ना इसे चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें एक प्लास्टिक की एक चेयर है, प्लास्टिक की एक चेयर को आप मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद उसे यानी कि दोबारा आप उसका बर्तन बना सकते हैं प्लास्टिक का। अब देखिए ना मतलब कि कोई भी चीज़ बन गई है उसकी। तो इस तरह क्या है कि उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सॉरी जो है ना वो ऑर्डरली एटम अरेंज नहीं होते और ना ही उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है। समझ आ गया। उसके अंदर एग्जांपल ग्लास की एग्जांपल भी है। ग्लास भी जो क्या करते हैं हीट करते हैं ग्लास को, एक शीशे गिलास तोड़ के जो है ना वो दोबारा मतलब कि कोई नई चीज़ बना सकते हैं ग्लास की। आपने देखा होगा कि ये जो पठान होते हैं ये अक्सर गली मोहल्लों में से ये ग्लास हो गया, ये रबर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें उठा के ले जाते हैं। ये प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, तो ये क्या करते हैं ये जाके दोबारा से क्या होती हैं रिसाइकल होती हैं। रिसाइकल मतलब ये इनको साफ़ करके दोबारा रिसाइकलिंग की जाती है और इनसे फिर न्यू चीज़ें बन के वापस मार्केट के अंदर आती हैं। अब ऐसे तो नहीं होता कि वो प्लास्टिक बना रहे हैं और हम प्लास्टिक आगे से ज़ाया कर रहे हैं और बनाई जा रहे हैं, हम ज़ाया करते जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये रिसाइकल होती जाती है, ठीक है ना। मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं रिसाइकल होती हैं और इसी में जो है ना एक आप कह सकते हैं कि इंसानियत का फ़ायदा भी है और मटेरियल भी कम यूज़ होता है और कम जो है ना पैसों के अंदर ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। उस अच्छा इसकी बात कर रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना कि क्या होती है एक डेफिनेट शेप होती है। फॉर एग्जांपल NaCl डायमंड, सोडियम क्लोराइड डायमंड जो है ना इसकी आपके पास एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें NaCl है, NaCl को आप अगर हीट करें जितना मर्जी हीट करें मेल्ट कर दें दोबारा उसको ठंडा करेंगे तो वो दोबारा NaCl ही होगा। सही है, यानी उसकी शेप के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह जो है ना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उनकी क्या होती है डेफिनेट शेप होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की थी। आप जो एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या कर रही थी डिफरेंशिएट कर रही थी, बिल्कुल मुख्तलिफ जो है ना शो कर रही थी। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जो नेक्स्ट 2 लेक्चर होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और पेपर के अंदर आप लोगों को अक्सर न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल को मस्ट सॉल्व करना होता है। सही है, तो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की थोड़े से मुश्किल समझे जाते हैं, हालांकि इतना ऐसा कोई सीन होता नहीं है। अगर आप लोग जो है ना उसको समझ के कर लेते हैं, बेसिक आपको सारा नॉलेज हो तो आप तभी जो है ना ऊपर वाला जो नॉलेज है यानी कि आप हाई लेवल पे जाके इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो FSC के बच्चे होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास जो है ना मतलब मीन्स कि वो भी रट्टा लगाते हैं FSC वाले। जब रट्टा लगाते हैं तो रट्टे की बेस पे वो सारा अपनी एक कह सकते हैं एक घर है उसको बिल्ड करते हैं। तो उसकी बेस की वजह से उनकी बेस बहुत वीक होती है और वो आगे यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर पाते, उनको केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है। तो ये 9th-10th का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी करके सीखते हैं। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री करके सीखेंगे तभी आप FSC लेवल पे जाके आप लोगों का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बिल्डअप होगा। तो इसी तरह जो है मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।